डिप्टी कमिश्नर बृंदा बोस की बेटी एक रात अचानक ही गायब हो जाती है। अगली सुबह शहर के नामचीन पत्रकार की कार से उसकी खून पाया जाता है। सबका मानना है आखिरी बार उस पत्रकार के साथ ही उसको दिखा गया था। या पत्रकार ने उसे मार ही डाला या फिर है कोई और रहस्य। क्या बृंदा इस रहस्य का उद्घाटन कर पाएगी? क्या बृंदा उसकी बेटी को ढूंढ पाएगी? जानने के लिए देखना पड़ेगा पूरा एक्सप्लेनेशन। और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और सारी वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। कलकत्ता शहर की भीड़ भरी सड़क पर बीच रास्ते पे सुबह से एक कार खड़ी हुई है। आते जाते हुए सब गाड़ी इसको देख रहे हैं। तभी एक दुकानदार ने ट्रैफिक पुलिस से ये कहा है कि सुबह से ये गाड़ी बीच सड़क पे खड़ी हुई है। ट्रैफिक पुलिस ने सोचा होगा कोई शराबी का काम, लेकिन जैसे वो कार के पास पहुंचता है, ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं शहर के नाम टीवी चैनल वॉइस टीवी के CEO रमित सिंह। पुलिस वाले को बहुत गुस्सा आ जाता है ये सोच के कि ये लोग खुद ही ट्रैफिक मानने के लिए कहते और खुद ही ट्रैफिक तोड़ रहे हैं। पुलिस वाला रमित सिंह को गाड़ी से उतारने के लिए कहता है। रमित सिंह को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो अभी नींद से जागे हैं। अचानक ही वो पुलिस वाला देखता है कि रमित सिंह के शर्ट और बाजू वाले सीट पे खून का दाग लगा हुआ है। पुलिस वाला रमित सिंह को जल्दी से कार से निकलने के लिए कहता है और देखता है पीछे के सीट में खून से भरी हुई एक चद्दर रखा हुआ है। रमित सिंह को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी जो लेमन येलो कलर का कोट पहना हुआ है और जिसके कोट के पीछे खून का दाग लगा हुआ है, वो पीछे से सब कुछ देख रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस की डिप्टी कमिश्नर बृंदा बोस को, जिसकी बेटी दीप्ति कल घर नहीं लौटी। वो बहुत ही परेशान है और फोन पे फोन लगा रही है अपनी बेटी को, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही है। तभी वो अपनी हेल्पिंग हैंड परी को फोन देकर कहती है बार बार दीप्ति को कॉल करते रहना। और एक टाइम के बाद खुद ही निकल पड़ती है दीपी की फ्रेंड विशाल अग्रवाल की घर की ओर। पिछली रात को जिसके घर में पार्टी थी और उसी पार्टी में दीपी गई हुई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं रमित सिंह की पत्नी को, जो अपने पति की पिछली रात को घर न लौटने पर बहुत ही परेशान है। जो अपने बेटे रातुल को उठाते हुए ये कहती है कि उसके पापा कल रात घर नहीं पहुँचे। रातुल इस बात से ज्यादा चिंतित नहीं। वो कहता है शायद पापा ने कल रात ज्यादा ड्रिंक ले लिया इसीलिए घर नहीं लौटे। लेकिन गार्गी कहती है वो उसकी पति को अच्छी तरह से पहचानती है, वो कभी ज्यादा ड्रिंक नहीं लेता है। ये उसकी बेटी कहती है कि विजय अंकल को फोन लगाओ। ये विजय रमित का फ्रेंड है जिसके साथ रमित कल पार्टी में गया हुआ था। तभी गार्गी अपनी बेटी से कहती है कि उसने विजय को फोन लगाया था लेकिन उसने फोन कॉल नहीं उठाया। तभी बात करते करते विजय का कॉल आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बृंदा बोस पहुँचती है दीप्ति की फ्रेंड के फार्म हाउस पे, जहाँ पे उससे मुलाकात होती है विजय अग्रवाल से, जो दीपी की फ्रेंड विशाल अग्रवाल के पिताजी हैं। जो कहता है उसका बेटा हमेशा ही उनके फार्म हाउस पे पार्टी करता है और ऐसे ही किसी पार्टी में उसने दीपी को भी देखा था। वो बृंदा बोस से पूछता है कि उसके बेटे ने कुछ प्रॉब्लम तो नहीं किया। बृंदा कहती है मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकती क्योंकि कल रात मेरी बेटी घर नहीं लौटी और उसका फोन भी स्विच ऑफ है और उसकी कोई भी फ्रेंड फोन नहीं उठा रहा है। ये बात सुन के विजय अग्रवाल कहता है मेरा बेटा तो कल रात को ही लौट आया। बृंदा विशाल को बुलाने के लिए कहती है। बृंदा के मुँह से दीपी के बारे में सुन के विशाल हैरान हो जाता है। विशाल कहता है हम सारे दोस्त करीब रात के 2 बजे वहाँ से लौट आए थे। दीपी 11 बजे के करीब रमित सर के साथ वहाँ से निकल चुकी थी। तभी वहाँ पे पीछे आकर खड़ा होता है विजय अग्रवाल का बड़ा बेटा। दूसरी ओर रमित की बीबी रमित की सारी फ्रेंड्स और कलीग्स को फोन करने लगती है। ये बात सुन के उसके कलीग सारे पुलिस थाने और हॉस्पिटल्स में फोन करने लगते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते थे ये खबर दूसरे मीडिया वालों को पता चले। रमित सिंह को लॉकअप में बंद देखकर इंस्पेक्टर कांस्टेबल उसको डांटते हैं क्योंकि वो एक फेमस पर्सन है और ये एक हाई प्रोफाइल केस है। इंस्पेक्टर कहते हैं ऐसे केसेस में ऊपर महल से प्रेशर आ सकता है। विशाल अग्रवाल से बात करने के बाद बृंदा बोस उसके अंदर काम करने वाली ऑफिसर सहाना को कॉल लगाती है और रमित सिंह और दीपी के सारे फ्रेंड्स को थाने में लाने के लिए कहती है। रमित सिंह का नाम सुनते ही सहाना चौंक जाती है। सहाना बृंदा से कहती है कि पुलिस ज्वाइन करने से पहले वो वॉइस टीवी में काम करती थी। रमित सिंह बहुत ही अच्छे इंसान है और पूछती है क्या किया रमित सिंह ने। बृंदा इस बात का कोई जवाब नहीं देती है। दूसरी तरफ हम रमित के फ्रेंड विजय को देखते हैं जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं, जिसका फेस देखकर सबको लग रहा है वो कुछ टेंशन में है, लेकिन वो कहता है नहीं सब ठीक ठाक है। दूसरी तरफ देखते हैं विजय की पत्नी रोशनी को, जो पिछली ही रात को मायके गई हुई है, लेकिन उसका चेहरा देखकर उसके पेरेंट्स को ये लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। रोशनी कहती है कोई बात नहीं सब ठीक ठाक है, लेकिन माँ पूछती है कि विजय से झगड़ा तो नहीं हुआ है। दूसरी तरफ हम गार्गी को
देखते हैं जो अपने दोनों बच्चों को लेकर बैठी हुई है और टेंशन कर रही है। तभी अचानक डोरबेल बजता है। इसका बेटा राहुल कहता है, देखो पापा आ गए हैं, मैंने कहा था ना। दरवाजा खोलते ही राहुल देखता है उसके पापा नहीं कोई और है। वो इंसान कहता है वो पुलिस थाने से आया हुआ है रमित सिंह को थाने में ले जाने के लिए। ये बात सुन के सभी घबरा जाते हैं। अब सीन चला जाता है उस रात की पार्टी पर जहां हम रोशनी, विजय और रमित को देख पाते हैं। विजय थोड़ा दूर जाते ही रोशनी रमित के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। रोशनी पहले से ही रमित को थोड़ा पसंद करती थी। ये बात विजय को भी पता था। रमित रोशनी को दूर हटने के लिए कहता है। तभी वहाँ पे दीपी आ जाती है। रमित से पूछती है, सर आप लोग? रमित भी वही एक ही सवाल दीपी से करता है। दीपी कहती है वो उसके दोस्तों के साथ यहाँ पार्टी मनाने के लिए आई है। एक्चुअली दीपी पढ़ाई करने के साथ साथ वॉइस टीवी पे काम भी करती है। एक्चुअली रमित सिंह दीपी के बॉस है। अगले सीन में हम देखते हैं रात में सुनसान सड़क पे एक लड़की कार से उतर के भाग रही थी। तभी साइड से एक दूसरी गाड़ी आके उसे धक्का मार के निकल जाता है। अभी सीन चला जाता है पुलिस स्टेशन पे जहाँ पे समन्या आके बिंदा बोस को कहती है कि रमित सिंह को थाने पे लाया गया है और उसके कार से बहुत सारे खून के दाग मिले हैं। वो कहती है इस सारे सैंपल को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया जाए। साथ में ये भी कहती है कि कुछ दिन पहले दीपी का ब्लड टेस्ट हुआ था, उस सैंपल को भी फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया जाए। वहाँ से निकल के सहना इंट्रोगेशन रूम पे चली आती है जहाँ पे रमित सिंह बैठे हुए हैं। सहना रमित सिंह से पूछती है कि वो उसे पहचान पाया, लेकिन रमित सिंह कहता है कि नहीं, वो उसे नहीं पहचान पाया। फिर सहना कहती है 2016 साल में वो वॉइस टीवी में ही काम करती थी, लेकिन रमित सिंह का बिहेवियर कुछ स्वाभाविक नहीं लग रहा था। तो देख के लग रहा था कि वो अभी नींद से जागे हैं। तभी उसे कुछ याद आने लगता है और वो सहना से पूछता है कि उसने नौकरी क्यों छोड़ दिया था। सहना इस बात को अवॉइड करते हुए रमित सिंह से पूछती है कि कल रात पार्टी में क्या हुआ था। रमित कहता है उसे ठीक तरह से कुछ याद नहीं आ रहा है। सहना कहती है जो याद है, जितनी याद है वहीं से स्टार्ट कीजिए। ये बात कहकर सहना कैमरा ऑन कर देती है। रमित सिंह समझ नहीं पा रहा था कि सहना अभी एक पुलिस ऑफिसर है। सहना कहती है वॉइस टीवी छोड़ने के बाद वो पुलिस ज्वाइन की है। रमित सिंह को समझ आता है कि सहना अभी एक पुलिस ऑफिसर है। रमित सिंह कहने लगते हैं उस रात पार्टी में क्या क्या हुआ था। उस दिन विजय और रोशनी का शादी का साल गिरा था। वॉइस टीवी में काम करने की वजह से सहना इन दोनों को पहचानती थी। उस बात में दीपी भी आई हुई थी उसकी फ्रेंड की बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए। सब एक साथ बहुत मौज मस्ती कर रहे थे। हालांकि रोशनी की नजर रमित पे ही था जो विजय से ज्यादा रमित को अटेंशन दे रही थी। इस बात को विजय ने नोटिस किया था, इसीलिए रमित से कहता है कि रमित के आने से ही रोशनी इतनी खुश है। आज जांच पड़ताल के बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट रमित सिंह का फोन बिंदा बोस को लौटा देता है और कहता है उस दिन रात 12 बजे के करीब खून बंद हो गया था। बिंदा को लगता है फॉरेंसिक एक्सपर्ट बिंदा को और भी कुछ कहना चाहता है। बिंदा उनसे पूछती है क्या और भी कुछ आप कहना चाहते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहता है रमित सिंह के साथ आपकी बेटी दीपी की कुछ चैटिंग्स है, जरा उसको देख लीजिएगा। बिंदा वो चैटिंग्स देख ही रही थी तभी उसके फोन में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से एक फोन कॉल आता है और ये बताया जाता है कि रमित सिंह के कार के पीछे से जो खून के सैंपल मिले हैं उसके साथ दीपी का सैंपल मैच करता है। ये बात सुन के बिंदा रो पड़ती है। चाहे वो कितनी भी बड़ी पुलिस ऑफिसर क्यों नहीं हो, वास्तव में तो वो एक माँ ही है। ये बात सुन के बिंदा के कॉलेज डीसीपी बिंदा के रूम में जाता है। पहले तो वो वहाँ जाके बिंदा के सामने ये दिखावा करता है कि उसको इस बात से बहुत दुख हुआ है। बिंदा के साथ डीसीपी का रिलेशन एकदम ही ठीक नहीं है। एक औरत होकर बिंदा उससे ऊपर की पोस्ट होल्ड करती है, इस बात का डीसीपी को बहुत ही जलन है। बिंदा को ये कहता है अगर उसके पति के साथ उसका डिवोर्स नहीं होता तो ये दिन उसको आज नहीं देखना पड़ता। दीपी की परवरिश को लेकर भी वो बात करता है। ये कहता है कि दीपी के साथ रमित सिंह का शायद कुछ चक्कर था। सारी बात बिंदा हजम कर लेती है तो उसको पता है अभी उसका वक्त बुरा चल रहा है। डीसीपी से रिक्वेस्ट करता है ये बात मीडिया तक नहीं फैलना चाहिए। इसके बाद बिंदा सीधा इंटरोगेशन रूम में चली जाती है। फिर जाके रमित सिंह से पूछती है उसकी बेटी कहाँ है। वो इस बात का कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। बिंदा रमित से कहती है कि उसके पास खबर है उस रात फार्म हाउस की उस पार्टी से 11 बजे के करीब दीपी उसके साथ ही निकली थी। क्या ये सच है? रमित कहता है टाइम उसे मालूम नहीं पर ये बात सच है कि दीपी उसके साथ ही निकली थी। बिंदा पूछती है फिर दीपी कहाँ गई? कहता है ये उसे मालूम नहीं। बिंदा कहती है कि रमित झूठ बोल रहा है। बिंदा को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। कहती है कि वो उसकी बेटी को ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकती है, मालूम नहीं वो कौन है। रमित कहता है उसे मालूम है दीपी आपके बारे में मुझसे बात करती थी। शाहना फॉरेंसिक एक्सपर्ट से पूछती है कि वो श्योर वो दीपी के ही खून के दाग है। वो बंदा कहता है वो 100% श्योर है। शाहना कहती है दीपी के सारे फ्रेंड्स विजय और रोशनी को इंटरोगेशन रूम में लाया गया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहता है रमित सिंह की फैमिली को भी बुलाना पड़ेगा क्योंकि उन लोगों का फिंगरप्रिंट
भी एनालिसिस करना पड़ेगा। तभी सहाना के पास एक फोन कॉल आता है और सहाना सीधा बिंदा के पास जाती है। इस बात से बिंदा थोड़ा गुस्सा हो जाती है, लेकिन सहाना बिंदा को रिक्वेस्ट करती है अपने रूम में जाने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं अस्पताल में उस लड़की का मौत हो जाता है जिसको कार ने रास्ते में धक्का मारा था। डॉक्टर नर्स को पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहती है। बिंदा इंटरोगेशन रूम से अपने रूम में आती है। सहाना टीवी ऑन कर देती है। बिंदा देखती है टीवी पे उसकी बेटी दीदी की लापता होने की न्यूज दिखाया जा रहा है। बिंदा हैरान हो जाती है, ये न्यूज कैसे मीडिया वालों तक पहुंचा। रमित सिंह के विपक्ष टीवी चैनल वाले दीदी के इस लापता होने की खबर को नमक मिर्च लगा के टेलीकास्ट कर रहे हैं। ये न्यूज रमित सिंह के परिवार वाले भी देखते हैं और बहुत ही परेशान हो जाते हैं। बिंदा सहाना से पूछती है, ये सब क्या हो रहा है, मीडिया वालों को कैसे पता चला। विपक्ष के चैनल वाले थाने में एक रिपोर्टर को भेज देता है, तो ये टेलीकास्ट करता है कि डीपीटी यूनिवर्सिटी के 4 स्टूडेंट्स को थाने में लाया गया है। साथ में विजय जो वॉइस टीवी में काम करता है और विजय की पत्नी रोशनी जो डीपीटी यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर है, सबको आज थाने में लाया गया है। ये सब देखकर वृंदा हैरान हो जाती है कि पुलिस के अंदर की खबर कैसे मीडिया वालों तक पहुंचा। इसके बाद सीन फिर से इंटरोगेशन रूम पे चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं विजय और रोशनी को। विजय सामने रखा हुआ कैमरा बंद है, ये निश्चित होने के बाद रोशनी से कहता है कि रमित की पत्नी गार्गी उसको फोन किया था, रमित कल रात घर नहीं लौटा। बात सुन के रोशनी परेशान हो जाती है। विजय कहता है उसने गलती की है, तो रोशनी को कहता है उसको माफ कर देने के लिए। विजय से कहता है ये सब बात करने के लिए ये जगह ठीक नहीं है। उस रिपोर्टर थाने में रमित सिंह की गाड़ी की तस्वीर दिखाने की कोशिश करती है। लेडी कांस्टेबल आकर वहाँ से उसको हटा देती है। जब देखकर गार्गी अपनी बेटी को लेकर थाने में जाने की डिसीजन लेती है। विपक्ष टीवी चैनल के रिपोर्टर जो रमित सिंह के राइवल थे वो भी मौके पे चौका मारने की कोशिश करता है। ये सब देखकर बिंदा गुस्से में चीखने लगती है। वो ये समझ नहीं जाती है ये काम डीसीपी सामंत का है, जो बिंदा को नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहा है। बिंदा डीसीपी के रूम में जाती है सहाना को लेकर। सहाना बिंदा को शांत होने के लिए कहती है। डीसीपी के रूम में जाकर बिंदा कहती है कि अब इंसान अच्छी नहीं, ये मुझे पता था, लेकिन इतने भी बुरे हैं ये मुझे मालूम नहीं था। बिंदा डीसीपी से कहती है कि मुझे पता है आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं एक औरत होकर आपसे ऊंची पोस्ट होल्ड करती हूँ, इसीलिए आपने ऐसा किया। बिंदा डीसीपी से कहती है कि आपको पता है इन्वेस्टिगेटिंग केस की तथ्य बाहर ले जाने के लिए मैं आपके ऊपर केस कर सकती हूँ। इसीलिए बिंदा से कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ज्यादा चीखो मत। तभी वहाँ पे उन दोनों का सीनियर ऑफिसर आ जाता है। आकर बिंदा से पूछता है ये सब क्या है, मीडिया वालों को ये सब खबर कैसे पता चला। बिंदा कहती है ये बात पूछने के लिए मैं डीसीपी के यहाँ आई थी। ऑफिसर दोनों को शांत होने के लिए कहता है। बिंदा को कहता है कि तुम इन्वेस्टिगेशन पे ध्यान दो, पता है तुम इस काम में सफल होगी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट बिंदा से कहता है कि दीदी के दोस्तों का फिंगरप्रिंट ले लिया गया है, अपने विजय और रोशनी का भी। दीदी की फिंगरप्रिंट चाहिए, जिसके लिए टीम को बिंदा के घर पे जाना पड़ेगा। रमित सिंह की फैमिली का भी फिंगरप्रिंट चाहिए। वो लोग उस फार्म हाउस पे जाएंगे जहाँ पे वो घटना घटी थी। बिंदा कहती है वो भी उन लोगों के साथ वहाँ पे जाएगी, लेकिन उससे पहले वो विजय, रोशनी और दीपी के दोस्तों के साथ बात करना चाहती है। बिंदा दीपी के दोस्तों के साथ बात करके ये जान पाती है विशाल रेशमा मैडम को पसंद करता था, दीपी रमित सिंह को पसंद करती थी और सुमित जो दीपी को पसंद करता था। अचानक ही विशाल प्लान करता है कि बाकी पार्टी वो लोग उसके फार्म हाउस पे जाकर करेंगे। एक्चुअली दीपी की रिक्वेस्ट करने पर ही रमित सिंह, विजय और रोशनी भी उस पार्टी पे जाते हैं। हालांकि सुमित नहीं चाहता था कि वो लोग उस पार्टी पे जाए। रात के करीब 10 बजे वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। दीपी बाहर जाके देर तक किसी से बात कर रही थी। लौट कर वो ज्यादा से ज्यादा वक्त रमित सिंह के साथ ही बिता रही थी, किसके साथ सेल्फी खींच रही थी तो कभी बात कर रही थी। 9 बजे के करीब दीपी रमित सिंह के साथ वहाँ से निकल जाती है। विजय अपनी पत्नी रोशनी को मायके छोड़कर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। फिर सुबह उन लोगों को दीपी के बारे में पता चला। सबका बयान एक जैसा ही था। सहाना रमित सिंह के वाइफ के पास जाती है, लेकिन गार्गी सहाना को पहले नहीं पहचान पाती। तभी सहाना कहती है कि वो अभी पुलिस में है, लेकिन एक वक्त वो वॉइस टीवी में काम करती थी। तभी गार्गी को वो बात याद आया। गार्गी शामिल नाम की एक लड़के का नाम लेती है। ये नाम सुनते ही सहाना चुप हो जाती है। गार्गी सहाना से सॉरी कहती है। वो समझती है कि उसने गलत कह दिया, क्योंकि सहाना से रिक्वेस्ट करती है रमित सिंह को छुड़वाने के लिए। वहाँ पे खड़ा एक बंदा जिसका नाम है जयदीप मुखर्जी सहाना से कहती है कि वो बिंदा बोस से मुलाकात करना चाहता है। वो सुमित के बड़े भाई है और वो एक लॉयर भी है। सहाना बिंदा के पास जाती है और जयदीप और गार्गी के बारे में कहती है वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। बिंदा गार्गी को वेट करने के लिए कहती है और जयदीप मुखर्जी को चले जाने के लिए, क्योंकि दीदी के सारे दोस्तों को छोड़ दिया जा रहा है। लेकिन कोई भी पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना शहर से बाहर नहीं जा पाएगा। तभी बिंदा सहाना से कहती है कि लग रहा है कुछ ऐसी
ऐसी क्लू जो सामने है लेकिन वो पकड़ नहीं पा रही है। वृंदा शाहना को लेकर फार्म हाउस जाती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट रमित सिंह की बेटी की फिंगरप्रिंट लेने के लिए उसके घर जाती है। दूसरी तरफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट उस फार्म हाउस पे जाते हैं। कुछ देखने के बाद वो लोग वृंदा से कहते हैं कि यहाँ देखकर नहीं लगता है कि कल रात यहाँ पे कुछ पार्टी वार्टी हुई थी। कुछ भी एविडेंस नहीं है, ना तो कोई फिंगरप्रिंट्स, ना तो कुछ और निशान। जैसे लगता है कि कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट पहले से आकर सारे निशान मिटा दिया। बात सुन के वृंदा बहुत ही निराश हो जाती है। गार्डन में एक जगह खुदाई करने से एक लाश पाया जाता है और उस लाश से बहुत बदबू आ रही थी। तभी वहाँ पे उस फार्म हाउस का केयरटेकर आता है। पुलिस से ये कहता है ये सब बंद कीजिए, उसके साहब उसको बहुत ही डांटेंगे। शाहना उस केयरटेकर से पूछती है कि कल रात यहाँ पे क्या हुआ था। वो बंदा कहता है उसे कुछ नहीं पता, वो रात को जल्दी सो जाता है। शाहना समझ जाती है कि वो कुछ छुपा रहा है। शाहना वृंदा को जाकर उस डेड बॉडी के बारे में कहती है। वृंदा कहती है 14-15 घंटे में किसी भी डेड बॉडी से इतनी बदबू नहीं निकलती है, ये दीदी की बॉडी नहीं है। असलियत में ये कोई इंसान नहीं, ये एक कुत्ते का डेड बॉडी था। रमित सिंह के विपक्ष चैनल के अर्पण अपने टीवी चैनल में दीदी और रमित सिंह के सारे चैट्स को ओपन कर देता है। खासकर एक जहां दीदी रमित सिंह से पूछती है वो अब क्या करेगी और रमित आंसर में ये कहता है कि उसे इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए। इस बात को अर्पण बहुत ही गंदे तरीके से प्रेजेंट करता है। रमित सिंह के कैरेक्टर को लेकर भी वो बात करता है। ये सारी बातें रमित सिंह की पत्नी और उसका बेटा सुनता। उसकी बेटी रूषा जो घर पे थी वो उसके एक दोस्त को फोन कॉल करती है। तभी उसके दोस्त उसे कहता है कि उसके मम्मी ने उसे मना किया है उससे बात करने के लिए क्योंकि उसके पिताजी का कैरेक्टर ठीक नहीं है। बात सुनकर रूषा बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो जाती है और रमित सिंह की पत्नी जो पहले ही टूट चुकी थी। दूसरी ओर डीसीपी वृंदा के खिलाफ कुछ साजिश कर रहा था। वृंदा बहुत गुस्से में शाहना से कहती है कि सारे खबर मीडिया के पास कैसे पहुंच गई। वृंदा शाहना से कहती है इस सब के पीछे उस एसीपी का ही हाथ है। इसके बाद वृंदा इंटरोगेशन रूम में जाती है रमित सिंह से बात करने के लिए। रमित वृंदा से कहता है कि वो एक बात करना चाहता है। वो कहता है जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन वो एक लेमन येलो कलर का कोट पहना हुआ था, लेकिन वो कोट मिसिंग है। वृंदा कहती है मेरी बेटी लापता है और आपको आपकी कोट की पड़ी हुई है। इस दौरान वहाँ पे रमित सिंह की पत्नी और बेटा आ जाता है। वृंदा और शाहना वहाँ से चली जाती है। बेटा और बीबी को देखकर रमित सिंह बहुत ही खुश होता है। रमित की पत्नी रमित से उस चैटिंग के बारे में पूछती है। रमित की पत्नी रमित से पूछती है कौन सी टॉक्सिक रिलेशनशिप से वो दीदी को निकलने के लिए कह रहा था। रमित आश्चर्य हो जाता है और उसकी पत्नी की कुछ भी बात समझ नहीं पा रहा था। उसकी पत्नी उससे पूछती है कितने दिनों का रिलेशन है तुम्हारे और दीदी के बीच में। रमित कहता है वो मेरा कलीग है, वो वहाँ पे काम करती थी, लेकिन उसकी बीबी बेटे के सामने ही उसे एक जोर का तमाचा लगा देती है। घर लौटकर गार्गी अपनी बेटी रूषा को आवाज देती है, लेकिन उसका कुछ जवाब नहीं मिलता है। तभी गार्गी उसके रूम में जाती है और जाकर देखती है कि रूषा ने सुसाइड अटेम्प्ट की है। गार्गी रोने लगती है और चिल्ला के उसके बेटे को बुलाती है। रूषा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। डॉक्टर कहती है कि वो अभी ठीक है लेकिन दोबारा से वो ये अटेम्प्ट कर सकती है, तो नजर में रखना पड़ेगा। घर लौटते ही वृंदा को अपनी बेटी की बहुत याद आने लगती है। सारे घर में उसकी बेटी की याद बसी। वो पुरानी बातों को याद करने लगती है। नहाते वक्त बहुत ही रोने लगती है। खुद ही अपने आप को संभाल लेती है। उसकी हेल्पिंग हैंड उसे कहती है कि उससे कोई मिलने आया। बाहर आकर देखती है उसकी एक्स हस्बैंड यानी दीदी के डैडी वहाँ पे आए हुए हैं। दोनों बात करते हैं। वृंदा के हस्बैंड कहते हैं मीडिया वाले तो हमको ही दोषी ठहरा रहे हैं, हमने उसकी परवरिश ठीक तरह से नहीं की है। दोनों एक दूसरे को पकड़कर रोने लगते हैं। भले ही उन दोनों में डिवोर्स हुआ हो लेकिन वो है तो दीदी के माँ बाप। शाहना वृंदा से कहती है सब रास्ते पे सीसीटीवी नहीं, इसलिए उस रात की सब रास्ते की सीसीटीवी फुटेज मिलना मुश्किल है। कुछ सीसीटीवी फुटेज मिला है जहां पे देखा गया है रमित की गाड़ी शॉर्टकट छोड़कर ज्यादा से ज्यादा लंबे रास्ते तय किया है, बहुत बार यूटर्न भी लिया है। शाहना पूछती है ऐसा क्यों किया। वृंदा कहती है ये और कुछ नहीं, पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए और वक्त लेने के लिए, सोचने के लिए। दूसरी ओर रमित सिंह को 7 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में लिया जाता है। रमित सिंह की सजा और दीदी को ढूंढने की मांग करते हैं। वृंदा फिर से रमित से जानने की कोशिश करती है कि दीदी कहाँ है और रमित भी एक ही बात दोहराता है कि उसे कुछ पता नहीं दीदी कहाँ है। रमित कहता है वो दीदी से प्यार करता था, लेकिन इसका कुछ गलत मतलब मत निकालना। कहता है कि मेरे हर एम्प्लॉय से मैं जैसे प्यार करता था दीदी से भी वैसा ही प्यार करता था। दीदी मुझसे उसकी बहुत सारी बातें शेयर करती थी। अभी वृंदा रमित से पूछती है वो टॉक्सिक रिलेशनशिप चैट का क्या मतलब था। रमित कहता है ये मैं
बता नहीं सकता, लेकिन मुझको बहुत ट्रस्ट करके ये बात कही थी, मैं उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ सकता। वृंदा कहती है अभी दीदी नहीं है तो आपको ही ये बात बताना पड़ेगा। वृंदा कहती है दीदी के ना मिलने तक सारे राज का खुलासा आपको ही अभी करना पड़ेगा। रमित कहता है कि मैं अगर कहूँ भी तो क्या आप लोग मेरा यकीन करेंगे, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। वृंदा कहती है ये सब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बताते जाइए। शाहाना हॉस्पिटल में आती है रमित सेन की बेटी की एक्सीडेंट का खबर सुन के। अभी वहाँ पे उसकी मुलाकात एक कांस्टेबल से हो जाता है। वो कांस्टेबल कहता है कुछ दिन पहले एक लड़की का रोड एक्सीडेंट हुआ था, वो यहाँ पे एडमिट थी, आज उसका मौत हो गया। इस लड़की के घर वालों का अभी तक कुछ पता नहीं चला। दूसरी ओर वृंदा अपने ऑफिस में राकेश अग्रवाल को बुलाती है और पूछती है कि आपके फार्म हाउस में हर बार पार्टी होने के तुरंत ही क्या सब कुछ साफ कर दिया जाता है। राकेश अग्रवाल कहता है 2 साल से ये सब चल रहा है। क्लीन एंड सेफ नाम की एक कंपनी से उन लोगों का एग्रीमेंट है। हर पार्टी के बाद वो कंपनी उसका फार्म हाउस जल्दी से ही क्लीन कर देता है। वृंदा राकेश अग्रवाल से उस कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर चाहती है। राकेश अग्रवाल कहता है इस कंपनी का मालिक है महेंद्र गुप्त नाम का एक आदमी। ये नाम वृंदा और शाहाना दोनों को ही जाना पहचाना सा लगता है। वृंदा फॉरेंसिक एक्सपर्ट छेत्री से जाके पूछती है कि वो महेंद्र गुप्त को पहचानता है कि नहीं। महेंद्र गुप्त का नाम सुनते ही छेत्री विनम्रता के साथ कहता है कि वो मेरे गुरु है, मैंने उन्हीं से ही काम सीखा है। पुलिस डिपार्टमेंट की एक जाने माने पुलिस अधिकारी थे। वो 12 साल पहले नौकरी से रिटायर हुए थे। छेत्री ये भी कहता है कि रमित सेन के कार में उनकी फैमिली और फ्रेंड्स के अलावा एक अननोन पर्सन की फिंगरप्रिंट मिला है। अभी हम उस लेमन येलो कोट पहने हुए इंसान को देख पाते हैं जिसको हमने मूवी के पहले सीन में देखा था, जिसका दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, वो रास्ते पे ही रहता है। उसके पास ये महंगा कोट देखकर सभी उससे पूछता है ये कोट उसे कहाँ से मिला है। वृंदा कहता है एक डेड बॉडी से उसको ये मिला है। दूसरी ओर वृंदा के बुलाने से महेंद्र गुप्त पुलिस स्टेशन में पहुंचता है। को देखते ही सब पुलिस वाला उनके पैर छूने लगते हैं। ये सब देखकर ये स्पष्ट होता है कि वो यहाँ के एक जाने माने पुलिस अधिकारी थे, लेकिन वो वृंदा को देखकर कहता है कि वो वृंदा को पहचान नहीं पाया। वृंदा कहती है ये सच है, क्योंकि आप जब यहाँ से रिटायर हुए थे तभी मैं ज्वाइन किया था। होम मिनिस्टर अर्पण से कहता है कि तुम रमित सिंह के पीछे क्यों पड़े हो, तुमको तो वॉइस टीवी के पीछे पड़ना चाहिए। वॉइस टीवी का ही नाम और निशान मिटा दो। इस बात से ये पता चलता है कि इस मिनिस्टर का वॉइस टीवी के साथ पुरानी दुश्मनी है। महेंद्र गुप्त से बात करके वृंदा को ये लगता है कि ये इंसान बहुत ही रहस्यमय है। महेंद्र गुप्त कहता है रिटायरमेंट के बाद वो उत्तराखंड के एक आश्रम में था। वहाँ पे शांति तो थी, लेकिन कुछ हटके करने की चाह उसे फिर से कलकत्ता ले आया। वो पहले पुलिस डिपार्टमेंट में सबूत ढूंढने का काम करता था, अभी वो सबूत मिटाने का काम करता है। खुद को आजमाना चाहता है कि दोनों क्षेत्र में ही वो खरा उतरता है कि नहीं। वो कहता है कि वृंदा और उसकी टीम उसको चैलेंज कर सकता है, वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा। बात सुन के वृंदा थोड़ा सा घबरा जाती है। वो भी विनम्रता के साथ कहती है कि उसकी बेटी कुछ दिनों से लापता है, तो कुछ मदद कर सके तो बहुत ही अच्छा होगा। ये बात सुन के महेंद्र गुप्त कहता है उसे पता नहीं उसकी बेटी कहाँ है, अगर पता चले तो वो जरूर बताएगा। लेकिन जाते जाते महेंद्र गुप्त कुछ रहस्यमय बात कह के जाता है। कभी कभी कुछ चीजें करीब से दिखाई नहीं पड़ता, कभी दूर जाने से स्पष्ट दिखा जाता है, जैसे कुछ पंछी ऊपर से अपने शिकार को ठीक तरह से देख पाता है। रमित सिंह का बेटा मार पीट करके घर लौटता है। कहता है कि वो कॉलेज नहीं जाएगा, क्योंकि कॉलेज में सब दोस्त उस पर हंसते हैं उसके पिताजी के कारण। अभी हम शाहाना को देख पाते हैं जो समीम की तस्वीर के सामने कैंडल जला के बैठी हुई है। आज समीम का बर्थडे है। समीम और शाहाना दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों एक साथ वॉइस टीवी में काम भी करते थे, लेकिन समीम को ये शक था कि शाहाना रमित सिंह को पसंद करती है। बात को लेकर दोनों में बहुत ही लड़ाई होता था। एक दिन शाहाना घर लौट के देखती है समीम ने सुसाइड कर लिया। पुरानी बातों को याद करते हुए शाहाना ये कहती है कि सब बुरे हो जाएंगे सिवाय समीम के। तूफानी रात में अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और बहुत रोने लगती है। उधर डीसीपी वृंदा के लिए नया साजिश रचता है। रमित सिंह के सेल में 2 गुंडे को घुसा देता है। इसको उल्टा लटक कर पुलिस वालों से बहुत ही पिटवाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लेता है। पुलिस कमिश्नर एसीपी और वृंदा को अपने रूम में बुलाता है। कहते हैं कि ऐसे हाई प्रोफाइल कैदी को नहीं पीट सकते हैं आप। एसीपी कहता है उसके ऑफिसर
को और कैदियों के साथ गलतफहमी हो गया था। लेकिन बृंदा और कमिश्नर दोनों ही समझ जाते हैं कि ये एसीपी का ही प्लान है। एसीपी के चले जाने के बाद कमिश्नर बृंदा से पूछता है कि यहाँ पे स्वीपर क्यों आया था। स्वीपर नाम सुन के बृंदा कुछ आश्चर्य हो जाती है। कमिश्नर महेंद्र गुप्त का नाम लेता है। कमिश्नर कहता है एक वक्त था जब पुलिस डिपार्टमेंट में उसको मैजिशियन कहा जाता था। सबूत ढूंढने में वो एक्सपर्ट था, अभी सबूत मिटाने में, इसीलिए आज उसको हम स्वीपर कहते हैं। उससे थोड़ा बच के रहना। बृंदा थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, किसे यकीन करे और किसे नहीं। बृंदा रमित सिंह से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है और उसे सॉरी कहती है। रमित भी कहता है उसे पता है ये बृंदा का काम नहीं है। ये भी कहता है कि वो मीडिया के सामने कुछ नहीं बोलेगा। बृंदा उसे थैंक्स कहती है। समाज के सभी स्तरों से रमित सेन को सजा देने की मांग उठती है। इस कारण से वॉइस टीवी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रमित सेन और विजय को नौकरी से बर्खास्त करता है। बृंदा सहाना को लेकर वॉइस टीवी के ऑफिस में जाती है रमित सेन के बारे में पूछताछ करने के लिए। भी रमित सिंह के बारे में अच्छी बातें करते हैं। भी कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। ये भी कहते हैं कि रमित के साथ दीपी का कुछ ऐसा वैसा संबंध नहीं था। उसी ऑफिस में दीपी के एक फ्रेंड के साथ बृंदा की मुलाकात हो जाती है। लड़की कहती है दीपी बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन उसके फ्रेंड सभी अच्छे नहीं थे। क्यों नशा नहीं करती थी, लेकिन उसके सारे फ्रेंड नशा करते थे। रमित और दीपी का बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन था, इसके सिवा कुछ और नहीं। जिस रास्ते पे रमित सिंह का गाड़ी गया था, बृंदा उसी सभी रास्ते पे ड्रोन लेकर अपनी बेटी दीपी को ढूंढने लगती है। इस जगह का नाम सुन के सहाना को एक बात याद आ जाती है। वो बृंदा से कहती है कि जिस दिन दीपी लापता हुई थी उस दिन उस सड़क पे एक लड़की की एक्सीडेंट हुई थी और अस्पताल में 2 दिन के बाद उसका मौत हो गया था। बात सुन के बृंदा चौंक जाती है। उसे इस बात का ही डर था। वो दोनों मुर्दा घर जाते हैं डेड बॉडी को देखने के लिए। बृंदा अंदर ही अंदर टूट जाती है। बॉडी को देखकर बृंदा कहती है कि ये उसकी बेटी दीपी की बॉडी नहीं है। वो सहाना से कहती है कि वो उसकी बेटी को जरूर ढूंढ लाएगी। वो कहती है कि जब तक उसकी बेटी नहीं मिल जाती है उसकी ये लड़ाई जारी रहेगी। इसी खोज के साथ बंगाली वेब सीरीज निखोज यानी लापता की पहली सीजन यहीं पे खत्म होती है। जल्दी ही हम लाएंगे आपके लिए इसका सेकंड पार्ट। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों का एक कमेंट हम लोगों को मोटिवेट करता है।